हेलो दोस्तों, क्या आपने पहले कभी पूर्वाभास के बारे में सुना है या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जो आपने पहले ही सपने में देख लिया हो। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में वो पहले से ही जानता हो, या ये कहें कि उसने उस घटना के बारे में पूर्व में ही आभास कर लिया हो। आज की ये कहानी ऐसे ही पूर्वाभास पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठंड का दिन था। सड़क पर बहुत कम लोग थे। पंकज अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर थिएटर से निकला था। फिल्म नाइट शो की थी, इसलिए रात बहुत हो चुकी थी और तकरीबन 12 बज चुके थे। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से पंकज उसी फिल्म के बारे में सोचता हुआ रास्ते पर चल रहा था। पंकज रास्ते में छोटी छोटी आवाज़ों से भी डरे जा रहा था। डरे भी क्यों नहीं, फिल्म इतनी डरावनी जो थी। लेकिन उसका घर अभी दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी पड़ता था। और पंकज बार बार फिल्म के बारे में ही सोच रहा था और साथ ही साथ ये सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है, वो उसे कैसे पार करेगा। यही सोचते सोचते शमशान नज़दीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था, तभी शमशान घाट का गेट आ गया। शमशान का गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने से मन ही मन मना कर दिया। अभी वो गेट पार ही कर रहा था कि उस गेट के पास किसी छोटे बच्ची की रोने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ को सुनकर रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा और कोहरा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आया, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। पंकज को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर जो रो रहा है। पर कुछ जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। पंकज को लगा क्या पता कोई बच्ची इस अंधेरे में खो गई हो, इसलिए उस आवाज़ का पीछा करते हुए पंकज उस शमशान घाट की तरफ चला गया। अचानक उसकी नज़र एक बड़े से पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जिसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर सिर्फ रोए जा रही है। पंकज उसके पास चला गया और उसको चुप होने के लिए कहा, पर उसने रोना जारी ही रखा। पंकज ने उससे पूछा, बेटी तुम यहाँ इतने रात को अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोती रही। यह देखकर पंकज को बहुत बुरा लग रहा था और उसे उस बच्ची पर तरस आ रहा था। पंकज आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन वो एकदम से सहम जाता है कि उसका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है। वो सिर से पाँव तक सिहर जाता है। वो अपने जैकेट को उतार कर उस बच्ची के पीठ पर जैसे ही रखता है, वो लड़की अचानक से रोना बंद कर देती है और बिना सिर उठाए बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। पंकज यह सुनकर बोलता है, अरे बेटा तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? यह सुनकर वो लड़की बोलती है, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। यह सुनकर पंकज उस लड़की से पूछता है, क्यों? आखिर क्यों चले गए तुम्हें छोड़कर और कहाँ चले गए वो? फिर वो लड़की जवाब देती है, मैं मर चुकी हूँ इसलिए। उसके इस जवाब को सुनकर पंकज बिल्कुल सन्न रह गया था। पंकज को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहे भी तो क्या कहे। फिर वो लड़की बोली, वहाँ उस तरफ उन दोनों के कब्र के बीच में ही मेरा कब्र भी है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी वो लड़की उसी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाते हुए पंकज की तरफ बढ़ी। पंकज उसका चेहरा देख के डर गया। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। पंकज की तरफ देखते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह देखते ही पंकज वहाँ से भागना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल पाया। लेकिन वो लड़की अपने जगह पर ही खड़ी रही और उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप ही लंबे होते चले गए। अगले ही पल पंकज की गर्दन उस बच्ची के पकड़ में थी। धीरे धीरे शिकंजा कसते जा रहा था। फिर पंकज की आंखों में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश हो जाता है।
जब पंकज की आंखें खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके मानसिक पटल पर ताजी थी। परंतु उसे कहाँ पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में पूर्वाभास के बारे में बताया गया था, वैसे ही पंकज को भी पूर्वाभास हुआ था। जैसे ही पंकज नींद से उठता है तो उसके एक दोस्त जिसका नाम मनीष है, उसका फ़ोन आता है और पंकज फ़ोन उठाता है। फिर मनीष कहता है, अरे पंकज, आज फिल्म देखने चलें क्या? तो पंकज कहता है, कौन सी फिल्म? फिर मनीष कहता है, अरे एक बहुत ही ज़बरदस्त भूतिया फिल्म है जिसका नाम एनाबेल है। हाँ, एक बात और कि आज ही रात का शो है। फिर पंकज कहता है, लेकिन रात को वो भी हॉरर फिल्म देखना सही होगा क्या? तभी उसका एक और फ्रेंड रजत मनीष से फ़ोन लेते हुए बोलता है, अबे तू डरपोक ही रहेगा क्या? अब तू बच्चा नहीं रहा और मूवी देखने हम 4 लोग जा रहे हैं। पंकज पूछता है, कौन 4 लोग? तो रजत कहता है, मैं, तू, मनीष और विकास। चल अब तू आधे घंटे में रेडी हो जा, हम सब लोग तेरे घर आ रहे हैं क्योंकि शो का टाइम होने वाला है। तो पंकज कहता है, ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार ही मिलूँगा। अब पंकज के डरने की वजह शुरू हो चुकी थी। ये वही फिल्म थी जो पंकज ने सपने में देखी थी। पंकज फ़ोन रखने के बाद सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह ही है, पर उसने उसको इत्तेफाक समझकर अपने दोस्तों को फिल्म देखने के लिए हाँ कर दिया था। थोड़ी ही देर में चारों दोस्त फिल्म देखने चले गए और जैसे ही फिल्म ख़त्म हुआ वो चारों थिएटर से बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे। पंकज थोड़ा परेशान सा दिखने लगा। उसकी वजह यह थी कि रास्ता बिल्कुल वही था जो पंकज ने सपने में देखा था। चलते चलते पंकज को सपने वाली बात याद आ गई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्तों को बताने की ठानी। उसने हिम्मत करके बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सभी रुक कर उसकी बात सुनने लगे। फिर पंकज कहता है, तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर शायद विश्वास ना हो, लेकिन यह बात 100% सही है। पंकज की बात सुनकर मनीष बोला, अरे कौन सी बात? बताएगा भी या पहेलियाँ ही बुझाता रहेगा? फिर पंकज बोला, पहले ये बताओ, क्या यह सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, या किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसे पता हो जाता है कि ऐसा होने वाला है? यह बात सुनकर रजत कहता है, हाँ, यह बात सच है, क्योंकि अगर मैं अगले आधे घंटे में घर नहीं पहुंचा तो मेरी जम के धुलाई होने वाली है। इस घटना का मुझे पूर्वानुमान है। रजत के इतना कहते ही पंकज को छोड़कर उसके सभी दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। काफ़ी देर तक तीनों के हंसने का क्रम जारी रहता है। जब उन तीनों ने देखा कि पंकज मुंह लटकाए हुए खड़ा है, फिर रजत ने उससे बोला, अच्छा बता, वैसे तूने पहले क्या देख लिया जो इतना परेशान हो रहा है? पंकज ने बताया कि वह इस मूवी के अधिकतर भाग को आज अपने सपने में ही देख लिया था। उसकी बात सुनकर विकास बोला, इस बात में इत्तेफाक कहाँ है? अगर ऐसा था तो तू हमें फ़ोन पर ही बता देता, हम भी सपने में मूवी देख लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। विकास की बात सुनते ही अब और ज़ोर ज़ोर से मनीष और रजत इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आ गया। फिर विकास बोला, अच्छा सुन, ये वही शमशान घाट है ना जो तेरे सपने में आया था? यह कहकर वो फिर से हंसने लगा। तभी मनीष ने पंकज को कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फ़ोटो लेते हैं और वो फ़ोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। यह सुनते ही रजत भी उत्सुक हो गया और बोला, तू सही कह रहा है, काफ़ी दिनों से कोई ग्रुप फ़ोटो भी नहीं हुई है। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह की यादगार फ़ोटो तो हो ही नहीं सकती। पंकज इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसे मन ही मन किसी बात का डर था जो कि उसके सपने में आया था, पर उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती अंदर ले गए। चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फ़ोटो ली और सभी अपने घर चले गए। अगले दिन विकास ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोटोज़ देखने के लिए घर पर बुलाया। सभी लोग फ़ोटो देख ही रहे थे तो उसमें से किसी एक ने बोला, अरे पंकज, ये तुम्हारी फ़ोटो में खड़ी ये बच्ची कौन है? ये सुनते ही पंकज ने झट से वो फ़ोटो ले ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्तों के बीच एक लड़की खड़ी है। फ़ोटो में ये लड़की वही थी जो पंकज सपने में पहले ही देख चुका था।
अब पंकज का सपना सच हो चुका था। किसी को उस फोटो को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाहों से पंकज की तरफ देख रहे थे। तभी मनीष कहता है, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस फोटो को। तब विकास कहता है, भाई तेरे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जो सच है वो अब सबके सामने है और उसे झुठलाना इतना आसान भी नहीं है। तभी रजत कहता है, नहीं, मैं भी इस इत्तेफाक से सहमत नहीं हूँ। मनीष सही कह रहा है, यह भी हो सकता है कि ये तुम दोनों की चाल हो और तुम दोनों हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। रजत की बात सुनकर मनीष कहता है, तुम सही कह रहे हो, आजकल इतने एप्लीकेशन एंड इतने सॉफ्टवेयर हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फोटो से सहमत नहीं हूँ। तभी पंकज कहता है, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? तब रजत बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन केवल इस फोटो से तुम्हारे सपने वाली बात और पूर्वाभास वाली घटना को मैं सही नहीं मान सकता। तब पंकज रजत से कहता है कि ठीक है, आज रात 12 बजे के बाद तुम दोनों शमशान घाट पे जाकर अपनी फ़ोटो खींचो और सुबह हमें दिखाना। जो भी सच होगा वो आईने की तरह सबके सामने होगा। फिर विकास बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन दोनों की बात सुनकर रजत और मनीष एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ हो ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसी ठंड में, वो भी रात के 12 बजे के बाद, ऐसे वीरान जगह जाना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। तब पंकज रजत से पूछता है, क्या हुआ मेरे दोस्तों, कुछ कह नहीं रहे हो? फिर रजत बोलता है, ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है, मैं और मनीष आज रात को ही वहाँ जाके फ़ोटो लेंगे। अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहकर सभी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रात्रि के तय वक्त पर मनीष और रजत शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े हैं। घड़ी 12 बजे की तरफ इशारे कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। उसी वृक्ष के नीचे कुछ 8-10 छोटे छोटे मटके रखे हुए थे। कुछ मटके काफ़ी समय से वहाँ पड़े होने की वजह से टूट गए थे। फिर अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनते ही दोनों एकदम सहम जाते हैं। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर भी कोई नज़र नहीं आता। फिर मनीष कहता है, ये किसी बच्चे की आवाज़ निकाल कर हमें डराने की कोशिश की जा रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उन दोनों की ही चाल है। फिर रजत कहता है, हाँ तू सही कह रहा है, चल सालों को आज ऐसा मज़ा चखाते हैं कि ज़िंदगी भर भूत प्रेत का नाम लेने पर थर थर काँपेंगे। और दोनों गुस्से से उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे कि तभी मनीष का पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है। तभी रजत कहता है, अरे संभाल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया। पता है इसे लोग जादू टोना करने के बाद किसी वीरान जगह पे छोड़ देते हैं, और जिस इंसान ने इसे तोड़ने या छूने का प्रयत्न किया तो उस इंसान का बुरा समय चालू हो जाता है। इतना सुनकर मनीष कहता है, अगर तूने ज़्यादा बड़बड़ किया ना तो ये मटका अब सीधा तेरे सिर में फोड़ दूंगा। यह सुनते ही दोनों हंस पड़ते हैं और वो वीरान जगह उनकी हंसी से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद जब वो पीपल के नीचे जा पहुंचते हैं, तभी अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है तो उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक 7 से 8 साल की बच्ची रो रही थी। तभी मनीष उस बच्चे से कहता है, अरे बेटे, तुम अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष आगे बढ़ते हुए उस बच्ची के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे भी पंकज की तरह उस दिन की जैसे ठंडक का एहसास होता है और वो झटके के साथ पीछे हट जाता है। फिर रजत कहता है, अरे क्या हुआ मनीष, तू ऐसा क्यों कर रहा है? फिर मनीष कहता है, अरे इसका बदन तो बर्फ़ की सिल्ली की तरह बिल्कुल ठंडी है। फिर रजत कहता है, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतने ठंड में बिना स्वेटर के तो किसी की भी गुल्फी जम जाएगी, और ये तो वैसे ही छोटी सी बच्ची है। फिर मनीष कहता है, हाँ तू शायद ठीक कह रहा है, चल इसे तू अपना जैकेट निकाल कर दे, क्योंकि तूने अंदर स्वेटर भी पहना हुआ है। फिर इसको इसके मम्मी पापा के पास छोड़कर तू अपनी जैकेट वापस ले लेना। यह सुनते ही रजत अपने बदन से जैसे ही जैकेट निकालने लगा तो वो रोती हुई बच्ची एकदम शांत हो गई और बोली, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। फिर रजत बोलता है,
क्या तुम इंसान नहीं हो जो तुम्हें ठंड नहीं लगती? यह सुनते ही बच्ची बोलती है, अगर मैं हाँ कहूँ तो? फिर मनीष कहता है, अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। वो बच्ची इस बात को सुनते ही अपने चेहरे से हाथों को उठाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे इस जगह पर छोड़कर चले गए हैं। उसका चेहरा देखते ही दोनों की हवा निकल गई। उस बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने यह निश्चय किया कि इस वीराने में काफ़ी समय से अकेले रहने की वजह से इसकी ये हाल हो गई है। दोनों हिम्मत करके एक साथ बोले, बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए थे? वो बच्ची वहीं बैठे बैठे शमशान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है। वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़कर उस तरफ चल पड़ते हैं। फिर मनीष कहता है, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोलती है, यह कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे बार बार बेटी बुलाना छोड़ दो। उस बच्ची की बात सुनकर दोनों एक दूसरे के मुंह ताकने लगते हैं। फिर रजत कहता है, फिर भी तुम्हें अपना नाम तो बताना होगा, नहीं तो हम तुम्हें किस नाम से बुलाएंगे? तो वो बच्ची बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मेरे माता पिता जो यहाँ इस जगह लेटे हुए हैं, लेटने से पहले बुलबुल कहकर बुलाते थे। यह कहते हुए उस बच्ची ने सामने दो पुराने कब्र की तरफ इशारा कर दिया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत अब फिर से ख़राब हो चली थी। अब डर धीरे धीरे उन दोनों पर हावी होने लगा था। फिर रजत कहता है, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन तुम इस वीराने में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो? वो बच्ची सुनते ही बोली, वो सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी पूरा करो, इससे पहले कि मेरे पापा की यहाँ लेटे लेटे नींद खराब हो। इसलिए फटाफट फ़ोटो खींचो और निकलो यहाँ से। ये सुनते ही दोनों कांपने लगे और माथे पर भय के मारे पसीने की बूंदें अंकुरित हो चुकी थी। उन दोनों को अब पता चल चुका था कि मजाक मजाक में दोनों ने प्रतिष्ठा पर अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। वो बच्ची एकटक उन दोनों को देखे जा रही थी, जैसे सच में वो दोनों शमशान आने का खामियाजा भुगतने वाले हों। रजत ने हिम्मत करते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बच्ची के साथ जो अपना नाम बुलबुल बता रही थी, उसके साथ तीनों की सेल्फी लेने लगा। जैसे ही उसने कैमरे को ओपन किया, उसके हाथ थर थर काँपने लगे। मनीष की नज़र जब मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ी तो यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया कि मोबाइल के स्क्रीन पर मनीष और रजत की ही फ़ोटो दिख रही है, लेकिन उस बच्ची की फ़ोटो तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है। जैसे ही रजत ने हिम्मत करके फ़ोटो क्लिक की और दोनों ने खोपड़ी घुमाकर देखा तो वो बच्ची उन दोनों के बीच ही खड़ी थी और दोनों को देखकर स्माइल दे रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों के दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती है तो दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे के आसपास लेटे हुए देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन दोनों को कुछ दिनों तक ज़बरदस्त बुखार भी रहता है। जब वो दोनों कुछ दिनों बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तो विकास और पंकज दोनों से मिलने के लिए जाते हैं। जवाब में रजत कुछ नहीं कहता। वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाता हुआ पंकज के हाथ में थमा देता है। पंकज की नज़र जैसे ही उस रात शमशान वाली फ़ोटो पर पड़ती है, उसके तोते उड़ जाते हैं। यह देखते ही विकास उसके हाथ से मोबाइल लेता है और देखता है कि उस फ़ोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है और अजीब सी स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे दो बड़ी और पुरानी कब्र है और ठीक उन्हीं दो कब्र के बीच एक छोटा सा और कब्र भी मौजूद है, जिस पर यह लिखा हुआ था, हमारी बुलबुल बिटिया, तुम हमेशा हमारी याद में ज़िंदा हो और कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद रहोगी। आज भी वो चारों दोस्त जब उस फ़ोटो को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें।